कहानी की शुरुआत में हम एक स्कॉलरशिप इवेंट को होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक बिजनेसमैन लू जाओ की एंट्री होती है। हम देखते हैं उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट शेन भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि जाओ को देखती है और उससे बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाती है। जाओ शेन को स्कॉलरशिप हैंड ओवर करता है और शेन अभी नरेशन में बता रही थी कि उसे उस उम्र में प्यार हो गया जब उसके पास में कुछ भी नहीं था, और जिस इंसान से उसे प्यार हुआ था वो बहुत ज्यादा टॉप पर था। प्रेजेंट में हम जाओ को देखते हैं, जो कि बताती है उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा और मैं काफी ज्यादा क्वालिफाइड बनी ताकि मैं उस इंसान का हाथ पकड़कर उसके साथ चल सकूं, लेकिन ये सब कुछ एट द एंड वर्थलेस रहा। इसके बाद सीन कट होता है और हम शेन को उसकी डॉटर एनन के साथ देखते हैं। ये लोग बारिश के बीच एक जंगल में फंसे हुए थे। यहाँ पर शेन जाओ को कॉल लगाती है और अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है और कहती है कि तुम जल्द से जल्द हमें पिक करने के लिए आ जाओ। यहाँ पर तो जाओ शेन को ही सुना देता है ये कहते हुए कि जब तुम्हें मौसम का पता था तो फिर तुम अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं गई अपने साथ। शेन कहती है अब ये सब कुछ कहने का टाइम नहीं है, जल्दी से पिक करने के लिए आ जाओ। कॉल कट होने के बाद एनन शेन से पूछती है मॉम क्या डैड हमें पिक करने के लिए आएंगे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मॉम आप श्योर हो ना कि डैड हमें लेने के लिए आएंगे। इस पर शेन कहती है कि डैड एनन को भला कैसे छोड़ सकते हैं, वो जरूर हमें लेने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि शेन और एनन के पास में जा ही रहा था कि तभी उसको एक कॉल आ जाती है। उसी तरफ से एक वुमेन बोल रही थी और वो काफी ज्यादा रोने का ड्रामा भी कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और इस बात पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर वो कार में बैठकर उस वुमेन के पास में चला जाता है। फिर हम शेन और एनन को देखते हैं, जो कि अभी भी बेचारी जाओ का वेट कर रही थी। एनन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अंधेरा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि डैड अब हमें लेने के लिए नहीं आने वाले हैं और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। शेन एनन को अपना कोट पहना देती है और फिर वो उसके माथे से उसका टेम्परेचर चेक करती है, जो कि काफी ज्यादा गर्म हो गया था। इसके बाद शेन जल्दी से जाओ को दोबारा से कॉल करती है और वो उससे कहता है कि तुम घर पहुंच गई क्या, असल में मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, अगर नहीं भी पहुंची हो तो फिर तुम लोग इस चीज को खुद से फिगर आउट कर लो। और ये कह करके जाओ कॉल कट कर देता है बिना शेन की कोई भी बात सुने। हम एनन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बुखार होने की वजह से फेंट हो गई थी। एनन से कहती है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। फिर वो तुरंत एनन को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से ले जाती है। बेचारी शेन को तेज बारिश में एनन को अपनी गोद में लेकर जाना पड़ रहा था। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर शेन ऑपरेटिंग रूम के बाहर खड़ी हुई थी और एनन बेचारी अंदर थी और शेन को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी एनन की चिंता में। तभी नर्स शेन के पास आती है और उसको एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हुए कहती है एनन के फैमिली मेंबर को उसकी हॉस्पिटल की फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। शेन इस बात के लिए कहती है कि मैं अभी पे कर देती हूँ। वो जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर जाओ पे पड़ती है, जो कि हॉस्पिटल में ही था। उसको देखकर सोचती है जाओ तो लेकिन कंपनी में था ना, और फिर वो जाओ को फॉलो करती है। यहाँ पर वो देखती है कि जाओ तो किसी और वुमेन के साथ में था और उस वुमेन का नाम लिली है। जाओ लिली को कार में बैठा रहा होता है और शेन तुरंत जाओ को कॉल करती है। जाओ भी ना चाहते हुए शेन की कॉल पिक कर लेता है। पूछता है हेलो हाँ क्या बात हो गई। शेन उससे पूछती है तुम कहाँ हो, क्या अभी भी कंपनी में ओवर टाइम काम कर रहे हो। जाओ कहता है कि हाँ मैं बिजी हूँ, अगर कोई बात है तो फिर हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो कार को वहाँ से लेकर चला जाता है। शेन उसको जाते हुए देख रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था तो फिर तुमने मुझे और एनन को अबैंडन कर दिया और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में अकम्पनी करने के लिए आ गए। असल में जाओ तुमने उसके लिए इतना ज्यादा एफर्ट दूसरी बार करा है और उसके लिए तुमने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को अबैंडन कर दिया। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शेन प्रेग्नेंट थी और उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया था घर में अचानक से। वो चेयर पे बैठकर तुरंत जाओ को कॉल लगाती है और उससे पूछती है हस्बैंड तुम कहाँ पर हो, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और मैं जल्दी बर्थ देने वाली हूँ। पर जाओ ने कह दिया था कि असल में मैं बिजी हूँ, तुम एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल चली जाओ। और शेन बेचारी ने ये सब कुछ भी अकेले ही हैंडल करा था। प्रेजेंट में शेन सोचती है कि जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कोई और ही है तो फिर मुझे और मेरी डॉटर को तुम्हारी दुनिया से चले जाना चाहिए। इसके बाद शेन एक कॉल करती है और कहती है मुझे आपकी कंपनी का ऑफर मंजूर है,
मैं अपना पर्सनल काम फिनिश करके आपकी कंपनी को जल्द ही ज्वाइन करूंगी। अगले सीन में हम शेन को एनन के साथ देखते हैं, यहाँ पर एनन शेन से कहती है, मॉम क्या आप सैड हो कि डैड हमें पिक करने के लिए नहीं आए। यहाँ पर शेन एनन से कहती है, बेटा ऐसा हो सकता है कि मॉम डैड से सेपरेट हो जाए, कैसा रहेगा कि तुम भी मॉम के साथ दूसरे सिटी चलो। यहाँ पर एनन सैड हो जाती है और कहती है कि क्या जाना जरूरी है, मैं नहीं चाहती कि आप डैड से सेपरेट हो जाओ, क्या आप डैड को एक और चांस नहीं दे सकती हो। मैं नहीं चाहती कि और लोग मुझे बोले कि मैं बिना फादर की चाइल्ड हूँ। के बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनन को चोट लग गई थी और शेन उसकी ड्रेसिंग करते हुए कह रही थी कि तुमने चैंग चैंग के साथ में फाइट क्यों करी। यहाँ पर एनन बताती है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं बिना फादर की चाइल्ड हूँ, पता नहीं क्यों डैड मुझे पिक करने के लिए नहीं आते हैं और मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं कि मेरे डैड ही नहीं है। यहाँ पर शेन एनन को हक कर लेती है उसको कंसोल करने के लिए। प्रेजेंट में शेन एनन से कहती है, ठीक है मॉम डैड को एक और चांस दे देगी और एनन को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा और डैड भी हमारे साथ आ सकते हैं और बेटा तुम्हारी बात मैं बिल्कुल सुनूंगी। और एनन भी इस बात से खुश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एनन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। शेन एनन से कहती है अब हमें चलना चाहिए और एनन कहती है कि लेकिन मॉम डैड तो हमें अभी तक पिक करने के लिए आए नहीं है। यहाँ पर फिर शेन भी एनन के साथ में बैठ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि 2 दिन से मैं और एनन गायब हैं, लेकिन जाओ ने तो हमें पूछते हुए एक मैसेज तक नहीं करा है। अभी हम देखते हैं शेन को एक कॉल आती है और एनन खुश हो जाती है कि शायद उसके डैड की कॉल है, लेकिन शेन को यहाँ पर जाओ की कंपनी से कॉल आया था। शेन असल में जाओ की कंपनी में ही जॉब करती है। उसे एक लेडी बताती है कि तुम जॉब पर नहीं आई तो फिर तुम्हारी पोजीशन को किसी और ने टेक ओवर कर लिया है। एक सीन हम ऑफिस का देखते हैं। यहाँ पर जाओ लिली को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये हमारी न्यू फाइनेंशियल डायरेक्टर है। लिली भी सबको हेलो करती है और शेन भी वहाँ पे मौजूद थी और एम्प्लॉयज भी बात करने लग जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शेन तुरंत ही जाओ के पास आती है और कहती है, तो ये फाइनेंशियल डायरेक्टर है, तो फिर भला मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम पूरे 2 दिन से एब्सेंट थी बिना किसी रीजन के। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। शेन कहती है, तुम में जरा से भी पर्सनल एथिक्स नहीं है क्या, तुमने मुझे कॉल तक नहीं करी। जाओ उससे कहता है कि बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, मुझे कुछ भी फैमिली मैटर के बारे में नहीं सुनना है। तुम काम से एब्सेंट थी अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, कंपनी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और आज से तुम इस कंपनी में बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो। अभी लिली कहती है, मिस्टर लू मैं इस कंपनी में नई एम्प्लॉय बनी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ओल्ड एम्प्लॉय मेरी असिस्टेंट बन जाए और इससे मैं ऑर्के के बिजनेस से फैमिलाइज भी हो जाऊंगी और मुझे लगता है कि मिस शेन इसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगी। यहाँ पर जाओ भी कहता है, तो फिर ये सब कुछ आज से ही स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। फिर वो शेन से कहता है कि तुम अब से लिली की असिस्टेंट बनोगी। यहाँ पर शेन के दिमाग में चल रहा था उसे डायरेक्टर डू ने अपनी कंपनी में इनवाइट करा है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ ने शेन से कहा था, मैं नहीं चाहता कि कंपनी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले, इस वजह से वो उसको अकेला ही छोड़कर घर के लिए निकल गया था। प्रेजेंट में शेन सोच रही थी कि मतलब ये सारे के सारे रूल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही वैलिड हैं। फिर शेन कहती है कि पोजीशन चेंज करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, जब तक वो वोट नहीं करते तब तक इनको ऐसे डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। लिली इस पर जाओ से कहती है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन जाओ कहता है कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मेरे पास में पर्सनल राइट्स हैं किसी को भी ऐसे अपॉइंट करने के। शेन तुरंत अपने गले में से आईडी कार्ड निकालती है और कहती है, जब तुम मुझे एज अ वाइफ रिकॉग्नाइज नहीं करते तो फिर मैं भी तुम्हारी कंपनी को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी। फिर वो उस आईडी कार्ड को थ्रो करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को डिवोर्स पेपर्स के पास में निकाल कर रख देती है और फिर वो अपनी फैमिली फोटो को देख रही थी और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ शेन से कह रहा था कि हमारी कंपनी लिस्टेड हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, आखिरकार तुम बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। शेन कहती है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और जाओ उसको कैजुअली एक रिंग हैंड ओवर कर देता है। उस बॉक्स को ओपन करके देखती है और उसको तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ये देखकर और वो कहती है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। उस पर जाओ ने कहा था कि तुम मिसेस लू बनने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हो और शेन भी इस बात से उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। प्रेजेंट में शेन सोच रही थी उस टाइम मैं इस सब से बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन ये बात मुझे समझने में टाइम लग गया कि जाओ तुमने ये मुझसे इसलिए शादी करी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ, ना कि इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
अभी हम देखते हैं वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो शेन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आज तुमने कंपनी में कितना ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया। यहाँ पर शेन कहती है और तुमने क्या करा, तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मेरी पोजीशन दे दी, मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये सब कुछ तो लीगल राइट्स में आता है ना। यहाँ पर जाओ कहता है तुम्हें पता है लिली का हस्बैंड उसको अब्यूज करता है और वो बेचारी अभी होमलेस हो गई है। फिर जाओ शेन से कहता है कि तुम भी तो एक वुमेन हो, तुम एक वुमेन के साथ अब्यूज होते हुए कैसे देख सकती हो। शेन कहती है कि क्या मैंने उसके साथ ऐसे अब्यूज किया था, भला मैं उसे अपनी वर्क पोजीशन क्यों हैंड ओवर करूं ताकि मैं उसके साथ सिंपैथाइज हो सकूं। जाओ कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल टेम्परेरी है, एक बार मैं उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दूं फिर तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस मिल जाएगी। अभी उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। शेन तुम इस तरीके से स्टिंकी बिहेव करना बंद कर दो। शेन कहती है कि मेरा तो यही रवैया रहेगा और अब मैं मिसेस लू बनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये कहते हुए वो उसको डिवोर्स पेपर्स देने लग जाती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स दे दो और तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। यहाँ पर वो उन डिवोर्स पेपर को देखकर और भी ज्यादा हाइपर हो जाता है और कहता है इतनी छोटी सी चीज के लिए अब तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। ओ कम ऑन, प्लीज अनरीजनेबल बनना बंद कर दो। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अनरीजनेबल बन रही हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कंपनी में ओवर टाइम कर रहे हो, लेकिन तुम तो लिली को हॉस्पिटल में अकम्पनी कर रहे थे और मुझे और एनन को वहाँ पर इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया तुमने। बेचारी एनन को कितनी तेज बुखार आ गया था और मैंने और एनन ने तुम्हारा हॉस्पिटल में पूरे 2 दिन तक इंतजार करा, लेकिन तुमने तो एक कॉल करना वो ताजिर नहीं समझा। क्या सही में हम माँ बेटी तुम्हारे दिल में एक छोटी सी भी जगह के काबिल नहीं है। यहाँ पर जाओ तो उल्टा उसी को मैन्युपुलेट करने लग जाता है और कहता है तुम मुझे इतना सुना रही हो, कभी तुमने खुद से सवाल करा है। मैं तो जब से तुम्हारी से शादी करी है मेरी सिचुएशन तो वर्स से वर्स होती जा रही है। यहाँ पर शेन कहती है इसका मतलब कि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक टूल के तौर पर मेरा इस्तेमाल करा। तभी हम देखते हैं एनन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड को रोते रोते मारने लगती है और कहती है आप बहुत ज्यादा बुरे हो। जाओ उससे कहता है कि तुम इस तरीके से बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करोगी अब। और फिर वो शेन को सुनाता है कि देखो कितनी अच्छी परवरिश करी है तुमने एनन की। और एनन बेचारी अपने डैड का इतना ज्यादा बुरा बिहेवियर देखकर रो रही थी। जाओ शेन से कहता है कि अब तुम्हें कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रहोगी। फिर वो जाने से पहले शेन को और सुना देता है और फिर वो घर से चला गया था। शेन के दिमाग में चल रहा था जाओ तुम एक 5 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे की तरफ बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते हो। और एनन का अपने डैड के मुंह से इतने ज्यादा हार्श वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा दिल दुख गया था। शेन एनन को समझाने लग जाती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी बच्ची है और उसमें कुछ भी वेस्ट जैसी बात नहीं है। एनन रोते रोते कहती है मॉम अभी भी आप सिटी को लीव करने वाली हो ना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और अब हम बुरे डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। एनन भी शेन की बात सुनकर थोड़ी सी तसल्ली की सांस लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेन अपनी फैमिली फोटो देख रही थी कि तभी एनन उससे कहती है मॉम अब हमें चलना चाहिए। शेन भी उसको स्माइल पास करती है और फिर वो घर से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनन और शेन को जाओ की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर लिली और जाओ एनन और शेन के पास आते हैं। शेन जाओ से कहती है अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें पूरे करना जरूरी है और ये कहते हुए एक डॉक्यूमेंट वो जाओ को हैंड ओवर कर देती है और कहती है इस पर साइन कर दो। जाओ भी तुरंत उसको बिना देखे साइन कर देता है और कहता है कि अब तुम इस कंपनी का पार्ट नहीं रही हो। शेन भी उससे वो डॉक्यूमेंट लेकर कहती है चिंता मत करो अब तुम्हें मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिली और जाओ वहाँ से जाने लग जाते हैं। एनन यहाँ पर जाओ को रोकती है और कहती है डैड क्या आप मुझे हक कर सकते हो। कंपनी के एम्प्लॉयज बात करने लग जाते हैं कि असल में तो मिस शेन एक सिंगल मदर थी ना, तो फिर उनकी डॉक्टर सीईओ जाओ को डैड कहकर क्यों बुला रही है, पक्का इस बच्ची को कोई ना कोई गलत फहमी हो गई होगी। लेकिन फिर दूसरी एम्प्लॉय कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों का कोई रिलेशनशिप हो। लिली ये सब कुछ सुनकर सोचती है इसका मतलब कि जाओ ने अपना और शेन का रिलेशनशिप कभी भी पब्लिक करा ही नहीं और असल में बॉस लेडी की पोजीशन तो अभी भी मेरे लिए रिजर्व करके रखी गई है और ये शेन और इस लिटिल बास्टर्ड को तो जरा सा भी भाव तक नहीं देता है। फिर लिली एनन से कहती है बेटा तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब है क्या, तुम्हें तुम्हारी दवाई टाइम से लेनी चाहिए और यहाँ पर बकवास करनी बंद कर दो और तुम्हें इन्हें डैड नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनन टॉयज से खेल रही थी और खेलते खेलते गिर जाती है। जाओ भी वहाँ पर मौजूद था और एनन रोते हुए कहती है डैड मैं गिर गई आप मेरी मदद करो। और बहुत ज्यादा एरोगेंटली उससे बोलता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ तुम्हारे फालतू के
के टेंट्रम्स के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। प्रेजेंट में एनन ये सब कुछ याद करती है और जाओ से कहती है, अंकल मैं आज के बाद आपको कभी भी डैड नहीं बोलूंगी। यहाँ पर शेन भी एनन को पीछे करती है और जाओ से कहती है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो गए ना। फिर शेन एनन से कहती है, बेटा चलो अंकल को गुड बाय बोल दो। एनन भी जाओ को गुड बाय अंकल बोलकर शेन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन और एनन को टैक्सी के पास देखते हैं। इन कंपनी की तरफ देखती है और वो सोचती है कि उसने इस कंपनी में पूरे 7 साल तक हार्ड वर्क करा, लेकिन वो जाओ का हार्ट कभी भी वार्म नहीं कर पाई। फिर वो टैक्सी में बैठ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि अब मैं अपना टाइम बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर जाया नहीं करूंगी। नेक्स्ट हम कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि शेन का लाया हुआ डॉक्यूमेंट देखने लग जाती है, लेकिन लिली उन्हें तुरंत बंद कर देती है कि जाओ उस डॉक्यूमेंट को देख ना ले। फिर जाओ जब उधर ध्यान देता है तो फिर लिली जाओ से कहती है कि असल में हमें काफी ज्यादा लेट हो रहा है, अभी तो अपॉइंटमेंट भी है ना क्लाइंट के साथ, तो फिर हमें समय से निकल जाना चाहिए। जाओ भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और लिली उन एम्प्लॉयज को घूरने के बाद चली गई थी। एम्प्लॉयज आपस में बात करने लग जाती हैं, आखिरकार मिस लिली का ऐसे घूरने वाली आंखों से मतलब क्या था। काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वो लोग बात करने लग जाती हैं कि उन्हें लिली का कंपनी में आना ज्यादा पसंद नहीं आया और फिर वो एम्प्लॉय वो डॉक्यूमेंट जाओ के ऑफिस में रखकर आ जाती है। नेक्स्ट सीन हम कंपनी की मीटिंग का देखते हैं जहाँ पर जाओ और लिली मौजूद थे और वो अपने क्लाइंट्स को एक फाइल हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि इस बार हम बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। लेकिन क्लाइंट जैसे ही वो उस फाइल को देखते हैं वो गुस्से से उसको पटक कर कहते हैं, मिस्टर लू ये आपकी सिंसियरिटी है, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या। यहाँ पर जाओ उस फाइल को देखता है और फिर उसे बंद कर देता है और फिर वो लिली के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुमसे जरा सा काम तक नहीं होता है ना। लिली के दिमाग में चल रहा था, ओ शिट कल मैंने टीवी देखते हुए बहुत सारा समय जाया कर दिया। मैं जाओ को अपने बारे में कुछ भी गलत सोचने नहीं दे सकती, ना ही मेरी एबिलिटी के बारे में। फिर यहाँ पर वो बहाना करते हुए कहती है, ये प्रोजेक्ट तो असल में शेन ने बनाया था, मैं तो अभी यहाँ पर न्यू कमर हूँ। और इस पर कहता है शेन ने तो हद करके रख दी और फिर वो उसको मैसेज करने लग जाता है, लेकिन मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा था। उसको देखकर कहता है कि शेन ने अब मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत भी दिखा दी है। फिर वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। हाँ हम लिली को देखते हैं जो कि थोड़ी चैन की सांस लेती है। नेक्स्ट हम शेन और एनन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे कि तभी शेन को एक कॉल आती है। एनन तुरंत कहती है, मॉम जल्दी से इस कॉल को पिक कर लीजिए। डैड पक्का रियलाइज कर गए होंगे कि एनन को खोना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है और वो पक्का एनन को ढूंढ रहे होंगे। यहाँ पर एनन कॉल उठाती है और अपने डैड से कुछ कहती है, लेकिन यहाँ पर जाओ उससे कहता है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है ना, तुम्हारी वजह से एक बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया, तुम बस जेलस हो लिली से, इसलिए तुम काम बिगाड़ कर चली गई। यहाँ पर शेन भी ये सब कुछ नोटिस करती है और उसके दिमाग में चल रहा था, अगर तुम्हें काम नहीं होता तो फिर शायद तुम मुझे कभी कॉल तक नहीं करते। देन वो अपना फोन एनन के हाथ से लेकर खुद से अटेंड करती है और बताती है कि उसने लिली को वो काम ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया था और तुम्हारी कंपनी के काम धाम से अब मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं रहा है। अगर तुम मुझे ऐसी तरीके से एक्यूज करते रहे तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली हूँ। और ये कहकर वो उसे गुड बाय बोलती है और कॉल कट कर देती है। एंड वहाँ पर शेन ने अपना फोन रख दिया था और वो एनन के साथ एयरपोर्ट पर निकल गई। जाओ शेन को बार बार कॉल ट्राई करे जा रहा था, लेकिन वो तो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। और इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब ये मेरा कॉल नहीं उठाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जाओ की कॉल उठा ली जाती है, लेकिन ये कॉल एक एयरपोर्ट के स्टाफ ने उठाई थी। वो पर्सन कहता है कि ये फोन हमें एयरपोर्ट के ट्रैश कैन में मिला है, अगर आप इसके ओनर को जानते हैं तो फिर इन्फॉर्म कर दें और ये फोन वो लेने के लिए आ जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद जाओ कहता है, तुम सही में एरन को लेकर यहाँ से भाग गई हो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली आती है और कहती है, असल में शेन शायद मुझे ब्लेम करना चाहती है कि मैंने उसकी पोजीशन को टेक ओवर कर लिया, इस सब में मेरी ही गलती है। ऐसा करो तुम उसे मेरी पोजीशन वापस कर दो। अभी हम एयरपोर्ट चलते हैं और उसको मनाकर वापस ले आते हैं। राव कहता है कि इस तरीके से हम उसके लिए शुगर कोट नहीं करेंगे, उसने तो कंपनी का मजाक बना रखा है, मैं तो उसे कभी भी वापस नहीं लेकर आने वाला हूँ। उसे जाना है तो जाने दो, देखते हैं कि कितना सरवाइव कर पाती है मेरे बिना। कुछ दिनों बाद मेरे से भीख मांगती हुई मेरे पास वापस आ जाएगी।
नेक्स्ट सीन में हम शेन और एनन को देखते हैं। इन्हें एक वर्कर पिक करने के लिए आया था और बताया था है कि प्रेसिडेंट चिन ने कहा है कि मैं आपको कंपनी के लिए पिक करने के लिए आ जाऊं। शेन यहाँ पर सोचती है ये मुझे डायरेक्टर डू कहकर बुला रहा है, काफी अजीब है, और फिर वो उस पर्सन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट हम शेन को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट चिन के ऑफिस में पहुंच गई थी। यहाँ पर हम एक चैन नाम के पर्सन को देखते हैं जो कि चिन कंपनी का सीईओ है। शेन को देखता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया शेन एक दूसरे से मिले हुए, और हमें उसी स्कॉलरशिप इवेंट के सीन को दिखाया जाता है। चैन भी वहाँ पर शेन के साथ में मौजूद था और वो उसको काफी ज्यादा प्यार भरी नजरों से भी देख रहा होता है, लेकिन वो उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पाया था। प्रेजेंट में शेन चैन से कहती है कि तुम चिन चैन हो। चैन कहता है कि काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि अभी तक तुमने मुझे याद रख रखा है। इस पर वो स्माइल करती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा बदल गए, पहचान में ही नहीं आ रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली हम लास्ट टाइम स्कॉलरशिप इवेंट में मिले थे और अब देखो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए हो। के बाद शेन चैन से कहती है लगता है कि रिसेंट ईयर्स में तुम काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हो। चैन कहता है नहीं, मैं ज्यादा नहीं बदला, अगर बदल गया होता तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी विजिट करने के लिए नहीं आता। मैं तुम्हें इस कंपनी में वेलकम करना चाहता हूँ, और ये कहते हुए वो हैंडशेक करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ कर देता है। शेन भी बहुत ज्यादा शॉक थी कि वो कंपनी का सीईओ है, और यहाँ पर वो बताता है कि उसने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और फिर वो कहता है कि शेन उसकी क्लासमेट थी और वो उसको जेस्चर दिखाना चाहता है तो फिर उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाएगा, और अभी कंपनी को कुछ क्रिटिकल पीरियड से भी गुजरना पड़ा। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों इस सिचुएशन से साथ मिलकर फाइट करेंगे। शेन भी खुशी से उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है और उससे हैंडशेक कर लेती है। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कंपनी का एक राउंड करवा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी उसको टी ला कर देता है, और वो अपने सेक्रेटरी को एक फाइल हैंड ओवर करके कहता है कि इसे शेन को दे दो। सेक्रेटरी याद दिलवाता है कि मिस शेन ने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया। फिर वो उसको चाय जो लाई हुई थी वो उसे पीता है और उसे कतई भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मैं ऐसी चाय पीता हूँ क्या भला। सेक्रेटरी बताता है मिस शेन ही आपके लिए हमेशा चाय बनाती है, मैं इसको रिप्लेस करवा देता हूँ। इस पर वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आउट ऑफ रेज इसी चाय को पी जाता है। देन वो अपने सेक्रेटरी से कहता है चलो तुम अपने काम पर जाओ, और सेक्रेटरी भी चला जाता है। जाओ के दिमाग में चल रहा था शेन तो बिना कुछ कहे ऐसे ही चली गई। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन घर पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी ड्रंक हालत में जाओ वहाँ पर आता है और शेन उसको संभालती है और पूछती है तुम्हें आने में काफी ज्यादा लेट हो गई। तो वो कहता है कि वो कंपनी से रिलेटेड कुछ सोशल वर्क के लिए गया था, और सोशल मीटिंग करना कंपनी में बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है। वहाँ पर शेन कहती है तुम्हारे बिना मुझे ठीक से नींद नहीं आती, तो फिर तुम जरा जल्दी आने की कोशिश किया करो। ये सब कुछ सोचते हुए जाओ कहता है कि तुम पक्का मेरे पास में रोते हुए आओगी। इसके बाद हम पास्ट का फिर से एक सीन देखते हैं जहाँ पर शेन जाओ से कह रही थी कि तुम एनन के साथ एक पूरे दिन के लिए खेलोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ पर जाओ कहता है कि मैंने आज तक कभी भी बच्चों को हैंडल नहीं किया है, तो मैंने इनका काफी अच्छे से ख्याल रखती हो, तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना है। कहती है कि शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और बच्चों को रेस करना मेरी ड्यूटी है। जाओ यहाँ पर उससे पूछता है क्या कन्वीनियंट रहेगा कि तुम कंपनी को दोबारा से फ्यूचर में ज्वाइन कर लो। शेन भी इस बात के लिए बिल्कुल मान गई थी। जाओ ये सब कुछ याद कर ही रहा था कि तभी उसे प्रेजेंट में लिली का फोन आ जाता है, क्योंकि उससे कह रही थी जल्दी से आकर मुझे बचा लो। जाओ भी तुरंत उसके लिए वरिड होते हुए उसे बचाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है तो फिर लिली फ्लोर पर बैठी हुई थी। वो उसके पास जाकर उसे कंसोल करता है और लिली भी उससे एकदम चिपक जाती है, और वो बताती है कि उसे उसके हस्बैंड के फिर से नाइटमेयर आए। जाओ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और यहाँ पर लिली को संभालते हुए सोफे पर लिटा देता है और कहता है कि मुझे अब जाना होगा। लिली उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। यहाँ पर जाओ लिली को हटाते हुए कहता है कि लिली मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो जाने लग जाता है, लेकिन लिली उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जानती हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते हो। यहाँ पर जाओ लिली से कहता है कि लिली अपना हाथ हटाओ, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर वो जाने लग जाता है, लेकिन लिली उसे रोक कर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, अगर मैं इनफर्टाइल ना होती तो फिर शेन ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं ले पाती। अब तुम्हारी तो एक फैमिली है, लेकिन तुम अभी भी मेरे कर्जदार हो और तुम सारी जिंदगी मेरे कर्जदार रहोगे। यहाँ पर जाओ लिली को सॉरी बोलता है, लेकिन लिली तुरंत उसको हक कर लेती है और कहती है मुझे तुमसे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जाओ लिली के पास में ही सो जाता है, और लिली इस मौके का फायदा उठाते हुए
उसकी और अपनी साथ में पिक्चर्स क्लिक करती है और बहुत ज्यादा मजे से उन पिक्चर्स को किसी को सेंड भी कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि लिली की उन्हीं पिक्चर्स को देख रही थी। असल में उन पिक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया था। एम्प्लॉयज बात करने लग जाती है कि ये पिक्चर्स तो मिस्टर लू की है ना, और वो इसी बारे में गॉसिप करने लगती है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि जाओ की फैमिली फोटो को उठाती है और कहती है शेन अब तुम दोबारा वापस आने की कोशिश भी मत करना, और यही कहते हुए वो उस फैमिली पिक्चर को डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम लिली और जाओ को ऑफिस पे देखते हैं और ऑफिस के वर्कर्स उनको देखकर गॉसिप कर रहे थे और लिली तो ये सारी अटेंशन को भी एंजॉय कर रही होती है, और कुछ वर्कर्स तो यहाँ पर जाओ और लिली की पिक्चर्स को भी देख रहे थे। अभी हम देखते हैं जाओ को एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है। फिर वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ बिजनेसमैन आए हुए थे। वो दूसरे बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जा ही रहे थे कि जाओ उनको रोकता है, कहता है कि आप हमारी कंपनी की बिड मीटिंग अटेंड किए बिना नहीं जा सकते। लेकिन वो बिजनेसमैन कहते हैं कि अब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। जाओ उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि इससे हमारे कॉपरेशन पर कोई भी असर नहीं आएगा, लेकिन वो बिजनेसमैन कहते हैं कि पहले भी मैंने आपकी कंपनी को इस वजह से चूज किया था क्योंकि मिस शेन काफी ज्यादा मेहनती और अच्छे से काम करती हैं। लिली यहाँ पर मुंह मियां मिट्टू बनते हुए कहती है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन वो बिजनेसमैन कहते हैं कि तुम कौन हो, एक न्यू कमर, तुमसे तो मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और फिर वो बिजनेसमैन जाओ को भी टॉन्ट मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जाओ के दिमाग में भी आता है कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि मैंने शेन को लिली से रिप्लेस कर दिया। तभी हम देखते हैं जाओ को एक कॉल आती है, जिस कॉल को जब वो अटेंड करता है तो फिर उसको और भी ज्यादा हेक्टिक न्यूज सुनने को मिलती है। लिली तो यहाँ पर कॉल एंड होने के बाद में और भी ज्यादा नाटक करते हुए कहती है शायद मैं ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, और ये कहते हुए वो नाटक करते हुए वहाँ से भागी चली जाती है और शेन भी उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि एक रूम में एंटर करती है। वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है जो कि उसको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था कि तभी पीछे से जाओ आ गया था और उसके एक्स हस्बैंड फैंग को लिली से दूर करता है और कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने लिली को दोबारा से हर्ट करने की कोशिश करी तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फैंग यहाँ पर जाओ को लिली के खिलाफ वार्न करता है कि इस वुमेन के चक्कर में पड़ोगे तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे और ये तुम्हें मार के खा भी सकती है। लिली यहाँ पर फैंग से कहती है तुम मेरे बारे में ऐसी कैसी बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन फैंग लिली के खिलाफ कुछ एविडेंस दिखाता है और कहता है कि असल में इसने मुझे चीट करा और मेरी फैमिली के बिजनेस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आया और अब तो मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है। फिर वो उन फोटोज को हवा में उड़ा देता है। लिली तुरंत वहाँ पे नील डाउन होती है और कहती है जाओ प्लीज तुम मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लेना, और वो उन फोटोज को भी छुपाने की कोशिश कर रही थी कि तभी हम देखते हैं लिली का हस्बैंड एक डॉक्यूमेंट भी निकाल कर दिखाता है और कहता है इससे बड़ा एविडेंस तो शायद कुछ भी नहीं होने वाला है। जाओ जब उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो फिर वो भी लिली के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ तक ऐसा करा, और फैंग लिली से कहता है कि ये वुमेन बहुत ज्यादा जहरीली है, इस पर भरोसा करके तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और फिर जाओ उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर लिली को झटकता है और कहता है इतने सालों तक तुमने मुझसे तक झूठ बोला। लिली यहाँ पर उससे कहती है कि तुम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, लेकिन जाओ उससे कहता है मुझे हमेशा से लगा था कि मेरी वजह से तुम्हारा और मेरा चाइल्ड अबॉर्ट हो गया, लेकिन असल में वो चाइल्ड तो तुम्हारा और फैंग का था। लिली तो उल्टा जाओ पर ही भड़कने लग जाती है और कहती है कि तो क्या हो गया, तुम मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगे पर तुम्हारा इस्तेमाल करना तो जरूरी था ना, और तुमने भी तो अपनी वाइफ को मेरे आते ही अबैंडन कर दिया। तुम खुद को ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, ज्यादा खुद को बड़ा मत समझो, तुम और मैं सेम ही लेवल पर आते हैं। मैंने तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं करा था कि तुम अपनी वाइफ को इग्नोर करो, लेकिन तुमने खुद से करा, और अब ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो। पर जाओ लिली को हिट करने वाला था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि तुम जैसी वुमेन पर भरोसा करके मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो सही में मारी है, मैं अंधा था जो तुम जैसी औरत पे भरोसा करा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिली उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है अभी तुम्हारा और मेरा हिसाब करना तो बाकी है। नेक्स्ट हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आकर कुछ फाइल्स को चेक करने लग जाता है और उसे वो फाइल मिलती है जो कि लास्ट टाइम शेन छोड़कर गई थी, और उसे उसमें शेन का जेस्चर नजर आता है और वो सोचता है कि उसे हमेशा से ही मेरी कितनी ज्यादा फिक्र थी, और अब जाओ को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था।
फिर वो अपने घर जाता है और शेन को ढूंढने लग गया था। फिर वो एक रूम में जाता है और वो इमेजिन कर रहा था कि शेन मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रही है, लेकिन वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था। और अब हम देखते हैं जाओ को असली वाला रिग्रेट होने लग गया था। अभी हम देखते हैं जाओ को वहाँ पर एक लेटर नजर आता है और वो उसको रीड करता है। इनने यहाँ पर लिखा था कि जब स्कॉलरशिप इवेंट हुआ था तभी उसे जाओ काफी ज्यादा पसंद आया था और 7 साल तक उसने जाओ के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन एक दूसरी वुमन के आते ही जाओ ने तो शेन को एकदम अनदेखा कर दिया। और अब शेन को रियलाइज हो गया है कि वो जाओ की नजरों में कभी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है। अब वो एनन को लेकर जाओ से बहुत ज्यादा दूर जा रही है क्योंकि वो जाओ की लाइफ में कोई भी ट्रबल नहीं करती। प्रेजेंट में जाओ उस लेटर को पढ़कर इमोशनल हो रहा था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में एनन और शेन को ढूंढ के निकालेगा। नेक्स्ट हम जाओ को देखते हैं जिसको शेन का पुराना फोन मिल गया था और वो अपने सेक्रेटरी से भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम शेन, एनन और चैन को देखते हैं। चैन ने यहाँ पर शेन और एनन के लिए रहने का भी अच्छे से अरेंजमेंट करवा दिया था और एनन को भी चैन काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद चैन शेन और एनन को अपने घर की डिनर पार्टी में भी इनवाइट करता है और इसके बाद चैन एनन को अपनी गोद में खिलाने के लिए भी ले गया था। शेन जैसे ही घर के अंदर एंटर कर रही थी हम देखते हैं उसके दरवाजे पर जाओ आ जाता है और जाओ फिर से शेन के साथ एरोगेंटली बिहेव कर रहा था और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रिक करना चाहती हो ना इन डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करके। लेकिन वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी और लिली की दुनिया में ना आऊँ और तुम और मेरी एनन की दुनिया में ना आओ। अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। वहाँ पर जाओ कहता है कि आई एक्सेप्ट कि मैंने बहुत ज्यादा गलतियाँ करी है और मुझे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए था। इस तरीके से मुझे अकेला छोड़कर चली गई, तुम्हें एक बार तो ख्याल करना चाहिए कि हमने कितने सालों से शादी करी हुई है। यहाँ पर शेन कहती है जाओ तुम्हें अब हमारी शादी का ख्याल आ रहा है, मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और अब तुम्हारे पास वापस आने का डिसीजन मैं कभी भी नहीं लूंगी। यहाँ पर जाओ कहता है कि ये बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिकल बिहेवियर है। शेन उससे कहती है मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम अपोलोजाइज तो करोगे, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं करने वाले, चलो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। लेकिन जाओ तो बेशर्मों की तरह वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और डिवोर्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। फिर वो बाहर जाने लगता है कि मुझे अब एनन के पास जाना है, उसे भी तो कन्विंस करना है, लेकिन उसको रोकने लग जाती है। तभी हम देखते हैं चैन और एनन भी वहाँ पर आ गए थे। चैन यहाँ पर जाओ से कहता है कि जब वो तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती है तो फिर तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो। लेकिन जाओ तो अब्यूजिव होते हुए चैन के ऊपर हाथ उठा देता है और कहता है ये मेरा पारिवारिक मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। यहाँ पर एनन को चैन की फिक्र होती है और कहती है कि अंकल आपको तो चोट लग गई, आपके लिए हमें एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन चैन तो अब शेन के कैरेक्टर को ही क्वेश्चन करने लग जाता है और कहता है अब मुझे समझ में आया तुम इतनी जल्दी मुझे डिवोर्स देकर क्यों चली गई, असली रीजन तो अब मेरी आंखों के सामने आया है। चैन ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो जाओ को हिट करता है, कहता है शेन ने तुम्हें इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि तुम वो डिजर्व करते थे। और उन दोनों के बीच में हाथापाई के साथ में आर्ग्यूमेंट भी बढ़ती जा रही थी और शेन भी जाओ को ब्लेम करते हुए कहती है कि तुम्हें छोड़ना मेरा अकेले का रीजन था और इसके बीच में कोई भी नहीं आया। जाओ इसके बाद शेन के ऊपर भी भड़कने लग जाता है, लेकिन शेन इसके बाद जाओ को उसके बहुत ज्यादा अनरीजनेबल बिहेवियर के लिए कॉल आउट करती है। जाओ उससे कहता है कि चाहे तुम मेरे लिए ना हो लेकिन कंपनी को अभी भी तुम्हारी जरूरत है तो फिर तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन शेन उससे कहती है तुम्हारे इस ऑफर को मैं डिक्लाइन करती हूँ क्योंकि अब मेरे पास में दूसरी कंपनी है अपनी टॉप प्रायोरिटी पर। और शेन अपने स्टेक वाले एग्रीमेंट के बारे में भी जाओ को बताती है जो कि वो उसे लास्ट टाइम छोड़कर गई थी। जाओ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए डिवोर्स के तो मैं एग्री नहीं करने वाला हूँ और ये कहते हुए वो डिवोर्स पेपर्स को फाड़ता है और वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कि जाने के बाद यहाँ पर शेन के दिमाग में चल रहा था चाहे अब ये मुझे कितना भी फोर्स करे इसके पास मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी से कंपनी की हालत के बारे में डिस्कस कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई थी। सीन में हम फैंग और लिली को देखते हैं। फैंग ने अब लिली को काफी ज्यादा टॉर्चर वाली हालत में रखा हुआ था और लिली फैंग से कहती है कि समहाउ वो जाओ से पैसे निकलवा लेगी क्योंकि लिली बहुत ज्यादा फैंग के डेप्थ में थी। नेक्स्ट हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में था और उसको बार बार शेन के विजन्स आ रहे थे कि शेन किस तरीके से उसका ख्याल रखती थी और हर एक छोटी छोटी बातों का भी उसे ध्यान था अच्छे से। फिर वो बेड की तरफ देखता है और उसको एनन और शेन के विजन्स आने लग जाते हैं और अब तो जाओ को अपना ही घर बहुत ज्यादा खाली खाली सा लग रहा था।
एंड वो एक वॉइस मैसेज भेजकर एक पार्टी थ्रो करता है। सीन में हम जाओ को एक बार में देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था कि तभी लिली उसके पास में चिंघाड़ती हुई आ जाती है। वो उसको देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली तो उससे बैक करने लग जाती है कि वो फैंग मुझे मार डालेगा, प्लीज तुम मेरी जान बचा लो। लेकिन जाओ लिली को खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी ओन नहीं करता, मेरी लाइफ से चली जाओ। लिली भी उसके इस व्यवहार से परेशान हो गई थी और फिर वो एक वेटर के पास में जाकर उसको एक ऑर्डर इंस्ट्रक्ट करती है। एक सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि जाओ को एक सोफे पर लेकर आती है और जाओ कुछ ड्रंक लग रहा था। यहाँ पर लिली को देखकर सोचता है कि ये तो शेन है और वो उससे अपने कामों के लिए अपोलोजाइज करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लिली भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और फिर जाओ से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती है। कहती है कि तुम बस इसे साइन कर दो, फिर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी। जाओ भी उसका कहा अनुसार करता है और उन पर साइन कर देता है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि फैंग के पास में वो डॉक्यूमेंट लेकर जाती है और फैंग कहता है कि चलो अब सारा का सारा डेब्ट खत्म हो जाएगा। और लिली और फैंग साथ में डील करते हैं कि अब वो अपने रिलेशनशिप को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि जाओ की कंपनी में जाती है और एक वर्कर को वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हुए कहती है कि फंड्स मेरे पास ट्रांसफर कर दो। उस एम्प्लॉय को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर लिली और उस एम्प्लॉय के बीच में बहस हो जाती है और लिली उससे वो डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि काम कर रही थी कि तभी उसके पास में चैन आता है उसके हालचाल लेने के लिए। फिर वो उससे कहता है ठीक है तुम काम करो, मैं तुम्हारे पास में बाद में आता हूँ। उसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई एलिवेटर में जाने की कोशिश कर रही थी। चैन उसको नोटिस करता है और उससे पूछता है ये सब क्या हुआ। लेकिन शेन तो खुद परेशान थी। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी कंपनी में रही तो फिर जाओ इस पर भी अफेक्ट डालेगा। लेकिन यहाँ पर चैन शेन से कहता है कि मैंने तुम्हें स्कूल के टाइम से पसंद करा है और ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और हम इसको मिलकर हैंडल कर लेंगे। पर शेन जाओ की फीलिंग्स को समझते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैंने एक बार शादी करी थी और उसके बाद से प्यार से तो मेरा बिल्कुल भरोसा ही उठ गया। यहाँ पर चैन शेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं जाओ से काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। मैं चाहूंगा कि एक बार तुम मेरे बारे में भी सोचो, लेकिन अभी कंपनी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। फिर अपना हाथ तुरंत पीछे करती है और कहती है कि हाँ कंपनी के मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहाँ पर चैन उससे पूछता है तुम अकेले ये सब कुछ कैसे हैंडल करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी। वो कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने उस इंसान को डिवोर्स दिया है तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन ले लिया, तो इस प्रॉब्लम से भी मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगी। अभी हम देखते हैं शेन को उसी एम्प्लॉय की कॉल आती है जिसके पास में लिली गई थी और लिली ने अभी तक जो कुछ भी किया वो शेन को इन्फॉर्म करती है। ये कॉल अटेंड करने के बाद चैन से कहती है कि हमें फाइनली अपॉर्चुनिटी मिल गई और हम इसको जल्दी से ग्रैब करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर बेड पे था और वो ड्रंक हालत की वजह से नाइटमेयर भी देख रहा था। वो एकदम से उठता है और शेन को पकड़ने लग जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और टूटे हुए ग्लास से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर जाओ बेड पर था और उसके पास में उसकी मॉम थी। यहाँ पर उसकी मॉम जब उसको होश में आता हुआ देखती है तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ शेन कहाँ है, वो तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मॉम आप उसे कॉल मत करिए। फिर उसकी मॉम उसकी कंपनी के सिचुएशन के बारे में कहती है कि तुम्हारी कंपनी ऑलमोस्ट इस तरीके से डूब जाएगी, तुम थोड़े ज्यादा समझदारी से डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या। जाओ सोचता है कि उसके मॉम डैड को भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ही उसकी चिंता है। देन हम देखते हैं जाओ की मॉम ने शेन को भी कॉल लगा दिया था और वो उसको सुनाने लग जाती है, तुम इस तरीके से जाओ को अकेला छोड़कर चली गई, मैं पता है कल इसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी और इसने खुद को इंजर्ड भी कर लिया। यहाँ पर जाओ की मॉम शेन को इतनी बुरी तरीके से सुनाती है कि तुम बिल्कुल भी एक अच्छी वुमेन के क्राइटेरिया में नहीं आती, ना तुमने अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रखा ना ही अपने हस्बैंड का, अब तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। लेकिन शेन जाओ की मॉम से कह देती है कि अब उसका जाओ से कोई भी रिश्ता या नाता नहीं है, उसने जाओ को डिवोर्स दे दिया है। इस पर तो जाओ की मॉम और भी ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट करती है और कहती है मतलब कि अब तुम जाओ को डिवोर्स भी देना चाहती हो। शेन मैंने हमेशा तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करा है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा रीजन इतना ज्यादा खराब होगा।
तुमने मेरे बेटे से शादी करी है, ये तो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की ब्लेसिंग हो गई। देखो तुम अभी वापस आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और जल्द से जल्द वापस आ जाओ। शेन कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाऊंगी और मैं वापस नहीं आ रही, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जाओ की मॉम तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और वो कहती है उसने मेरे बेटे के पास वापस आने से मना करा। फिर उसकी मॉम कहती है कि अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो वापस आएगी और तुमसे माफी भी मांगेगी। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाओ का सेक्रेटरी आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और काफी सारे शेयर्स कंपनी में से निकल गए हैं। तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से लिली ने जाओ को ट्रिक कर लिया था। जाओ सोच रहा था कि ये सब कुछ उससे शेन ने करवाया है। फिर वो एक कॉल लगाकर इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जाओ के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर। वो जाओ से कहते हैं कि मिस्टर, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपनी कंपनी के शेयर्स के साथ में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करी है। जाओ कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अब आप जेल चलिए और अपने लॉयर को भी बुलाइए। तो यहाँ पर एक कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं और जाओ की मॉम बस देख रही थी कि किस तरीके से उसके बेटे को पकड़ के ले जाया जा रहा है और वो अपने आप में ही कहे जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। सेक्रेटरी यहाँ पर जाओ की मॉम से कहता है शायद मैं शेन ही हमारी मदद कर सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम तुरंत जाओ का फोन उठाती है और कॉल पर शेन थी। शेन को वो फिर से सुनाने लग जाती है और कहती है तुम्ही ने मेरे बेटे को फ्रेम करा है ना, आखिरकार तुम लोग कपल हो तो फिर एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पर शेन कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और शायद अब वो उसको रेस्क्यू भी नहीं कर पाएगी। यहाँ पर जाओ की मॉम कहती है कि तुम उसको बचा लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। शेन कहती है ठीक है, हम इस मैटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। कट होने के बाद वो एक दूसरी जगह पर कॉल मिलाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिली और फैंग को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी कैटलॉग देख रहे थे। लिली तो बड़ी बड़ी डिमांड करे जा रही थी फैंग से। अभी हम देखते हैं एक वर्कर उनका रूम ओपन करती है और कहती है असल में आपको कोई विजिट करने के लिए आया है। देन उनके रूम में दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और अपना अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। लिली तो ये चीज देखकर घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को जेल के बाहर देखते हैं जो कि जाओ को रिसीव करने के लिए आई थी। जाओ जैसे ही शेन को देखता है वो कहता है कि तुमने मेरी मदद करी अपना नाम क्लियर करने में, जानता था कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन शेन कहती है असल में मेरे शायद तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज था, और फिर वो उसको डिवोर्स पेपर्स भी हैंड ओवर कर देती है। जाओ ये देखकर कहता है कि तुम अभी भी मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। फिर वो डिवोर्स पेपर्स को फाड़ते हुए कहता है कि मैं अभी भी इस चीज के लिए एग्री नहीं करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जाओ के पेरेंट्स आ जाते हैं। जाओ के डैड उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है। जाओ अपने डैड के साथ में आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। यहाँ पर उसके डैड कह रहे थे कि तुम्हें अब इसको डिवोर्स देना पड़ेगा, लेकिन जाओ कहता है कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगा, ये मेरी वाइफ है। यहाँ पर जाओ की मॉम उससे कहती है कि इसने शायद इसी शर्त पर तुम्हें बाहर निकलवाया है, तो फिर इसकी शर्त को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जाओ कहता है कि कोई भी बात नहीं, मैं इसको मना ही लूंगा। उसके बाद जाओ शेन से एक दूसरी चांस की रिक्वेस्ट करने लग जाता है। सेक्रेटरी जाओ से कह देता है कि सर शायद आपको अब कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए, और एक एग्रीमेंट के बारे में बताता है जो कि शेन कंपनी छोड़ने से पहले साइन करके गई थी, और वो बताता है कि उसी एग्रीमेंट की वजह से 80 मिलियन कंपनी में रिकवर हो चुके हैं। के साथ साथ लिली और फैंग जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड करा उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर जाओ कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना करो, मुझे माफ भी कर दो, फिर हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। शेन कहती है तो फिर ये तरीका है तुम्हारा माफी मांगने का। देखो इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकती और मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। और शेन जाओ को काफी कुछ सुना देती है और कहती है कि अब यही हमारे रिलेशनशिप का एंड है। और वो कहती है कि जो उसने ये जेस्चर करा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इतने साल तक इस कंपनी को अपना टाइम दिया था और वो कंपनी को डूबते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। यहाँ पर जाओ के डैड भी शेन की बातों से एग्री करते हैं और कहते हैं कि जो शेन चाहती है उसको वो दे दो। असल में सच तो ये है कि तुम ही शेन को डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन जाओ तो अपने अलग ही ईगो में था और वो कहता है कि वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक डिवोर्स नहीं होगा। शेन उससे कहती है कि तुमने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं लिया। तुम्हारी एज कुछ कम नहीं है जो तुम अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। फैमिली तो क्या, तुमसे बिजनेस भी ठीक से नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद तुम्हारी कंपनी इतनी ज्यादा क्राइसिस में आ गई कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। जाओ भी इस सब से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वो शेन से कहता है बस करो अब और ज्यादा मत सुनाओ। लेकिन शेन उसको और भी ज्यादा सुनाती है और उसको रियलिटी चेक देने से बाज नहीं आती।
जाओ के डैड भी शेन की इन बातों से काफी ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे एक अच्छा सबक अच्छे से सिखा देना चाहिए था। और यहाँ पर जाओ के डैड उसकी फॉर्म से भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सही लड़की है। जाओ तो अभी भी अपना मिसोजिनिस्ट ईगो साइड नहीं कर रहा था और वो कह रहा था इस सब में कौन सी खास बात है। इस पर तो शेन उसको और भी ज्यादा लेक्चर सुना देती है। फिर वो उसको सुनाने के बाद जाने लग जाती है, लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, तुम मुझे इसे छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर जाओ के डैड कहते हैं कि ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड वो जाओ के सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि इसको पकड़ो और शेन को जाने दो यहाँ से। जाओ का सेक्रेटरी भी ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और जाओ अपने सेक्रेटरी पे गुस्सा कर रहा था तो सेक्रेटरी कहता है कि मुझे चेयरमैन की बात तो सुननी ही पड़ेगी। और फिर वो जाओ को लेकर चला जाता है और शेन भी वहाँ से मुस्कुराते मुस्कुराते निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जिसके पीछे जाओ समहाउ आ गया था और वो उससे कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन भी आ जाता है जो कि शेन के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन जाओ तो चैन के साथ एरोगेंट बिहेव करने लग जाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। लेकिन चैन जाओ से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शेन के साथ में अब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन रहा है। और शेन उन दोनों के बीच में परेशान होकर कहती है तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन जाओ तुरंत ही शेन के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेन अपना लगेज लेकर जा रही थी कि तभी उसके पास में चैन आता है और उसका लगेज संभाल लेता है। शेन बताती है कि असल में वो एलन को स्कूल से पिक करने के लिए जा रही है, तो फिर चैन कहता है मैं भी चलता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जाओ भी आ जाता है और कहता है कि चाइल्ड तो वो मेरी भी है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेन भी इस बिहेवियर से थोड़ी शॉक थी, लेकिन फिर भी जाओ इंसिस्ट करता है तो फिर वो अपने साथ उसे ले जाती है। नेक्स्ट सीन हम एनन के स्कूल का देखते हैं जहाँ पर एनन खुश होते हुए तुरंत ही शेन के गले लग जाती है और वो जाओ को तो जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। इवन वो तो अपने डैड जाओ को अंकल कहकर पुकारती है। के बाद हम देखते हैं चैन एनन को अपनी गोद में उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें खिलाने के लिए ले चलता हूँ। कि जाने के बाद जाओ यहाँ पर शेन से कहता है कि अब वो मुझे अंकल कहकर पुकारती है, लेकिन उससे कहती है इसमें तुम्हारी ही गलती है, आखिरकार 5 साल तक तुमने अपने फादर की ड्यूटी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबली नहीं हैंडल करा। फिर शेन उसको अच्छी से सुनाकर वहाँ से चली जाती है। के बाद जाओ याद करता है कि कैसे एनन उस दिन खेलते हुए गिर गई थी, लेकिन उसने फिर भी एनन को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था। प्रेजेंट में हम एनन को देखते हैं जो कि घर पर बैठी हुई थी, तभी कोई दरवाजे पर आता है। एनन जैसे ही डोर ओपन करती है वहाँ पर जाओ था जो कि एनन के लिए टॉयज और स्नैक्स लेकर आया था, लेकिन एनन जाओ को देखकर घबरा जाती है और वो शेन के पीछे छुप गई थी। लेकिन यहाँ पर जाओ से कहती है देख रहे हो ना तुम, ये तुमसे कितनी ज्यादा डरी हुई है, ने कभी भी एनन को प्रायोरिटाइज नहीं करा और अब तुम इसके सामने अचानक से आ जाओगे तो फिर ये घबरा ही जाएगी। ऐसे इसके सामने दोबारा मत आना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डर जाएगी। यहाँ पर जाओ कहता है बेटा प्लीज डैड को माफ कर दो और एक और चांस दे दो। यहाँ पर शेन एनन से पूछती है, लेकिन एनन ना में गर्दन हिला देती है और कहती है कि मैंने पहले मॉम से कहा था आपको चांस देने के लिए, लेकिन आपने उस चांस को एकदम गवा दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी लाइफ में हो या फिर नहीं, ऐसा मेरी मॉम कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। शेन भी इस बात पर स्माइल करती है और जाओ से कहती है अब तुम जा सकते हो। तो अभी वहाँ पर अपना लाया हुआ सामान रखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम जाओ को देखते हैं जिसकी नजर चैन पर पड़ती है। चैन से 2 मिनट मांगता है और कहता है कि क्या तुम शेन और एनन को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा सकते हो। उस पर चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाओ कहता है कि असल में मैंने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं करा, लेकिन अब मुझ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट है। अगर एक बार मुझे चांस मिलता है तो फिर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। हाँ पर चैन उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें वो चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बीच अगर शेन और एनन तुम्हारी साइड नहीं हुए तो फिर तुम प्रॉमिस करो कि तुम शेन को डिवोर्स दे दोगे। जाओ भी उससे प्रॉमिस कर देता है। सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि शेन के पास जाता है और शेन बहुत ज्यादा शॉक थी कि अचानक से चैन को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई थी जिनमें चैन का अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन चैन शेन से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर लोगी, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और तुम खुद को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। नेक्स्ट हम चैन को एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसे उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं शेन जाओ की बातों में ना आ जाए, लेकिन फिर वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर शहर से निकल जाता है। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि बिजनेस मीटिंग को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रही थी और उसकी प्रेजेंटेशन में भी काफी ज्यादा दम था। सभी के सभी कलीग्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उसके लिए क्लैप्स भी करते हैं। नेक्स्ट हम शेन को देखते हैं जो कि ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ पर
जाओ आ जाता है उसके लिए फ्लावर्स लेकर। सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोकते हैं और हम देखते हैं शेन भी उसको अंदर नहीं आने देती है और सिक्योरिटी गार्ड्स वाया उसको ड्रैग आउट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि ओवर टाइम काम कर रही थी। देन उसकी नजर क्लॉक पर जाती है और उसको रियलाइज होता है कि वो एनन को पिक करने ही नहीं गई। फिर जब वो वापस जाती है तो फिर देखती है कि जाओ उसको पिक करके ले आया है। देन शेन एनन को अपने साथ ले आती है और जाओ से कहती है तो मैं बॉदर करने के लिए माफी चाहती हूँ। शेन नोटिस करती है कि जाओ आजकल चैन के घर में रह रहा है और कहता है चिंता मत करो, ये सब कुछ हमने आपस में डिसाइड कर लिया था। और जाओ कहता है कि कल मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम शेन और एनन को देखते हैं जो कि सो रही थी और जाओ किचन में कुकिंग कर रहा था। कुकिंग नहीं आती थी तो फिर वो यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर बहुत ज्यादा मेहनत करके कुकिंग करता है और वो याद भी कर रहा था कि कैसे वो ड्रंक होकर घर आया था और शेन ने उसके लिए सूप भी बनाया था, लेकिन उसने शेन का ये जेस्चर भी बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करा। प्रेजेंट में वो खुद को इस सब के लिए कोस रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जाओ एनन और शेन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। शेन जाने लग जाती है लेकिन जाओ कहता है कि ये मैंने कुक करा है, प्लीज इसे खा लेना। और फिर वो एक एक लंच बॉक्स एनन और शेन को हैंड ओवर कर देता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं इस कुकिंग की वजह से उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। नेक्स्ट हम कार में एनन और शेन को देखते हैं। एनन जाओ का बनाया हुआ सैंडविच खा लेती है, ये उसको पसंद भी आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एनन की तबीयत खराब हो गई थी। एकदम से शेन कार के ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने के लिए बोल देती है। एक सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर शेन स्ट्रेचर पर एनन को लेकर जा रही थी। तभी हॉस्पिटल में जाओ भी आ जाता है जो कि शेन से एनन की कंडीशन के बारे में पूछता है। एनन उसको हिट करती है और पूछती है बताओ क्या खिला दिया तुमने मेरी डॉटर को। यहाँ पर वो बताता है मैंने तो सिंपल सा सैंडविच बनाया था जिसमें पीनट बटर भी डाला था। शेन इस पर कहती है पीनट बटर, सीरियसली तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी डॉटर को पीनट से एलर्जी है। और यहाँ पर शेन जाओ से कह देती है कि तुमने ऑलरेडी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैस कर दिया है, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी लाइफ से दूर चले जाओ। और यहाँ पर शेन से एक और चांस की रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अगर तुम मुझे कंपनसेट करना चाहते हो तो फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलकर मेरे साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लो। नेक्स्ट सीन हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर का देखते हैं जहाँ पर जाओ और शेन ने डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लिया था। शेन फिर जाओ को कोल्डली उसकी लाइफ में आगे बढ़ने की एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती है और जाओ तो उसके जाने के बाद बिल्कुल बिखर सा गया था। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं और जाओ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसके पेरेंट्स बाहर ही थे। डॉक्टर यहाँ पर उसकी कंडीशन के बारे में उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ये कंडीशन चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी हुई है क्योंकि आपने बचपन में अपने बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस पर भी उसके पेरेंट्स आपस में ही आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि होश में आता है और टीवी पे हम देख पाते हैं कि शेन का इंटरव्यू आ रहा था। शेन अपनी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर करती है कि किस तरीके से उसका डिवोर्स हुआ लेकिन फिर भी उसने बिजनेस में अपना कंटिन्यू रखा। जाओ के रूम में एक नर्स भी आ गई थी जो कि शेन की स्टोरी सुनकर कहती है ये वुमन तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और उस इंटरव्यू के दौरान हम देखते हैं चैन भी वहाँ पर मौजूद था और जाओ को तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह गया था। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।